Hello guys and welcome to PPI tutorial. I विकास कुमार वेलकम यू ऑल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करेंगे आज की क्लास में बिहार पैरामेडिकल का सॉल्व करेंगे पेपर्स 2015 का यानी 2015 का बायोलॉजी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और DCEC PM से पूछे गए हैं। तो पैरामेडिकल का बिहार पैरामेडिकल का 2015 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बायोलॉजी भाग से वो आज हम लोग करेंगे जीव विज्ञान से। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना और सपोर्ट करना ना भूलना। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे नीचे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाके जुड़ जाना क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, निमोनिक्स और न्यूज़ सबसे पहले वहीं मिल जाएगा, यूट्यूब से भी पहले। सो वहाँ जाके भी आप लोग जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको नोट्स तथा टेस्ट भी और क्विजेस भी कराए जाएंगे। तो जाके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पीडीएफ्स भी वहीं पे मिलेंगे और टेस्ट क्विजेस भी आगे चल के एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको वहीं पे कराया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रूर जुड़ जाना क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और आगे भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकलने के बाद भी आपको रैपिड टेस्ट करवाया जाएगा, वहाँ पे क्विजेस करवाई जाएंगी डेली। सो आप लोग ज्वाइन कर लेना उसको। सो अभी हम लोग करने जा रहे हैं 2015 का क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आइए पहला सवाल देखते हैं। सो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 70S राइबोसोम का वियोजन होता है तो इनमें से क्या बनता है। तो 70S राइबोसोम जब सेपरेट होते हैं, स्प्लिट अप होते हैं तो क्या बनता है? पहला ऑप्शन है आपका 40S प्लस, दूसरा ऑप्शन है 50S प्लस 30S, थर्ड ऑप्शन है 45S प्लस 25S और डी ऑप्शन है 50S प्लस 20S। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स के ऊपर सवाल है और ये कहाँ से पूछा है? तो ये क्लास 11th का है, सेल चैप्टर का है। तो ये आपको मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर किस तरह से राइबोसोम्स का 70S और 80S कैसे हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 70S और एक होता है 80S, तो 70S किस में पाया जाता है यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में, 80S आपका यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो उसको अभी डिटेल में मैं लिख देता हूँ और उसके बाद हम लोग इसका आंसर देंगे कि क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सो आइए इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पे पूछ रहा है 70S। तो सबसे पहले जान लेते हैं राइबोसोम्स क्या होता है। राइबोसोम्स क्या होता है? तो राइबोसोम्स आपका एक तरह का नेकेड, राइबोसोम्स आपका एक तरह का नेकेड होता है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। एक तरह का प्रोटीन होता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि बोथ हम लोग को पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब समझते हैं सिंगुलर, प्रोकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल पहला और दूसरा आपका यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में आपका पाया जाता है। तो जो पाया जाता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में उसको हम लोग बोलते हैं 70S और जो आपका यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है उसको हम लोग कौन सा टाइप बोलते हैं राइबोसोम का? 80S। तो दो तरह का होता है, एक तो हो गया 70S और यूकैरियोटिक में 80S। तो ये दो टाइप्स हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक पहला वाला है यानी 70S है, ये आपका रहता है दो टाइप्स में डिवाइडेड। ये आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं 30S प्लस आपका 50S। तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक्स के लिए राइबोसोम्स का पार्ट। फिर 80S आपका कैसे रहता है डिवाइडेड? तो ये रहता है आपका 40S प्लस 60S। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि प्रोकैरियोटिक सेल में यानी P मतलब प्रोकैरियोटिक, E मतलब यूकैरियोटिक सेल में कैसे पाया जाता है सब यूनिट्स। तो ये आपका सब यूनिट्स था। तो आप तो देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। तो आपका आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे? 30S एंड 50S।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो जिनका भी कमेंट्स में बी सही आंसर है उन सभी को वेरी गुड्स है, मैं सभी को वेरी गुड दे रहा हूँ कि बी आपका करेक्ट आंसर है। और आप 80s के लिए भी याद कर लीजिए कि 40s प्लस 60x होता है और ये यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है, और 70s का राइबोसोम टाइप आपका प्रोकारियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका राइबोसोम्स, जो कि एक नेकेड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स है। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा राइबोसोम्स के ऊपर एंड द टाइप्स ऑफ राइबोसोम फाउंड्स। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है केला है एक क्या है, बनाना क्या है। तो आपसे पूछ रहा है केला क्या है, एक पोम्प है, ड्रूप है, बेरी है या रेगमा है। तो आपको बताना है पोम्प है कि ड्रूप है कि बेरी है कि आपका रेगमा है। तो बनाना क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बनाना आपका, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि एक बेरी है। इसका आंसर मैं पहले ही दे देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बेरी। बेरी इज द करेक्ट आंसर। बेरी आपका करेक्ट आंसर। अब कैसे है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज जानते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ओके, आप लोग सभी जानते हो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, आपका नेकेड सीड होता है, नेकेड सीड, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में आपका क्या होता है, आपका कवर्ड सीड होता है, सीड्स कवर रहते हैं। सो आपका बनाना क्या है, एक बनाना आपका एक एंजियोस्पर्म है। बनाना इज एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म का। अब ये कैसे हम इसको बेरी बोल रहे हैं, बेरी का एग्जाम्पल। तो बेरी होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, बेरी होने के लिए सबसे पहले आपका कंडीशन क्या है, वो पार्थेनोकार्पी शो करेगा प्रॉपर्टी। पार्थेनोकार्पी करेगा। मतलब पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है, तो पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशंस ऑफ सीड्स, सॉरी फॉर्मेशंस ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट्स बन जाते हैं उसको हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं या पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का एक प्रोसेस है। तो पार्थिनोकार्पी बेरी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से आपका बनाना भी इसी तरह से होता है। और वो कैसे, तो आप बनाना अगर खाते हो तो आप देखते हो कि उसका 3 पार्ट होता है। सबसे पहले उसका बाहरी पार्ट, सबसे पहले बाहरी पार्ट उसको क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प। जैसे हम लोग कोकोनट का देखते हैं एक्सोकार्प क्या, एकदम बाहरी पार्ट। वैसे यहाँ भी बनाना का आपका ये सब चैप्टर नंबर आपका समझ लीजिए कहाँ से पूछ रहा है। मैं हिंट नहीं दूंगा, चैप्टर नंबर इसका नहीं बताऊंगा आपको। एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास 12th का है चैप्टर, ये तो क्लास 12th का है। एक्सोकार्प है, क्या करता है, इसका काम है प्रोटेक्टिव। जो छिलका रहता है बनाना का वो आपका हो गया एक्सोकार्प। दूसरा हो गया आपका मेसोकार्प यानी मिडिल लेयर। मेसोकार्प जो हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, मेसोकार्प, मिडिल फ्लेशी लेयर जो हम लोग खाते हैं, केला का पार्ट फ्लेशी, उसको हम लोग खाते हैं। और थर्ड आपका हो गया एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या है, जो सबसे अंदर में आप देखते हो ना, जहां पे काला काला टाइप का छोटा छोटा दाना रहता है, वो क्या रहता है, सब सीड्स रहता है। वो क्या रहता है, इनर पार्ट रहता है जो सीड्स होल्ड करता है, सीड्स। और छोटा छोटा दाना देखते होंगे काला रंग का, तो वो हो गया आपका एंडोकार्प वाला लेयर, सबसे बीच वाला लेयर जिसमें सीड्स रहते हैं। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन किस तरह से ये बेरी हुआ। बेरी होने के लिए पार्थिनोकार्पी होना जरूरी है, यानी पैर्थोनोकार्पी का मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या का एग्जांपल है बनाना, तो कवर सीड है। क्यों, क्योंकि ये एंडोकार्प में अच्छे से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल, और बनाना क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। अब आपको कोकोनट का देखना है कि कोकोनट किसका एग्जाम्पल है, ये आपका होमवर्क है। आपको चैप्टर पढ़ना है क्लास 11th का, जो चैप्टर का मैं बात करूं, मैं नेम नहीं बताऊंगा आज। आपको खुद पता होना चाहिए कि एक्सोकार्प, मेसोकार्प ये सब फ्रूट्स वाला कहाँ से है, ये सारा पॉली ये कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आपको कोकोनट का बताना है मुझे, कोकोनट का कहाँ से पूछा गया है, ये आपका वर्क है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ आज की चैप्टर नंबर कौन सा, बहुत ईजी है ये चैप्टर। और ये चैप्टर जो कर लेगा पॉलिनेशंस वगैरह पूरा अच्छे से,
सो आपको बहुत अच्छा से होगा। ट्रिपल फ्यूजन किसे बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये सब अच्छे से कर लीजिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास 12 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब आज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि पाचन मुख्यतः निम्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। सो डाइजेशन इज मेनली द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको बताना है कि ए ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजीकरण, बी अपचन यानी रिडक्शन, सी है जल अपघटन यानी वाटर डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको, और डी उदासीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको बताना है कि करेक्ट क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन कराना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर कैसे हम लोग जानेंगे? इसका करेक्ट आंसर जानने के लिए सबसे पहले डाइजेशन जानना होगा। डाइजेशन में क्या होता है, ये चैप्टर आप जानते ही हो कि ये डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन से आया। डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन चैप्टर नंबर 16 आई गेस क्लास 11 का है। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2016 में भी इससे सवाल आया था, मे बी 2018 वाले पेपर में भी आया था। प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में है, जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का प्रीवियस ईयर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए यूट्यूब वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, वहाँ पे सारे अभी प्रश्न कराते रहा हूँ। सो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में भी देखिएगा, अच्छे से चैप्टर सब में बता रखा हूँ। तो डाइजेशन के लिए आपको सबसे पहले ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। यहाँ से प्रश्न हर साल आ रहे, फेवरेट चैप्टर है फॉर एग्जामिनर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका डाइजेशन इज मेनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, वाटर डिकम्पोजिशन और न्यूट्रलाइजेशन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा नहीं, न्यूट्रलाइजेशन होगा नहीं, होगा तो जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस, वाटर डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, डिकम्पोज होता है सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रो में टूटते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। यही तो है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो में, मैक्रो बड़े माइक्रो में टूटते हैं। तो स्टार्च होकर आपको टूट के ग्लूकोज में बदल गया, तो यही होता है आपका डिकम्पोजिशन में। तो हाइड्रोलिसिस होता है ना, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड वाटर आपका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो सी आपका होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। मेनली आपका डाइजेशन हाइड्रोलिसिस का है, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, तो वो एंजाइम्स की मदद से तोड़ा जाता है, और साथ ही साथ बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन करवाना इनटू स्मॉलर पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज वाटर डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis with the help of H2O and other enzymes, breakdown of any macromolecules into micro, so that is called as water decomposition, or in other words we are also called it as hydrolysis. So this was the question number 3 on the basis of chapter number 16, digestion and absorption, which is the very important chapter. So this question is clear now. Now we will move to question number 4 and see what the question is. आइए तो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का उत्सर्जन मकड़ियों में इस रूप में होता है। नाइट्रोजन इज इमिटेड इन द स्पाइडर एज यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड, बी गुआनिन, सी यूरिया एंड डी NHS। तो आपको बताना है कि बाई प्रोडक्ट क्या है स्पाइडर का, कैसे उत्सर्जन होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पाइडर्स का आपको बाई प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल बाई प्रोडक्ट्स बताना है स्पाइडर्स का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्पाइडर्स का होगा ए यूरिक एसिड। इसको बस आपको रीड कर लेना है। बाई प्रोडक्ट्स वाला जो चैप्टर्स है जिसमें एलिमिनेशंस एंड बाई प्रोडक्ट्स बताया जाता है, आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स। ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, किसके ऊपर, स्पाइडर्स का एग्जाम्पल है, तो ये भी मैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही बोलूँगा इसको। यूरिक एसिड क्या होता है आपका, C5H4N4O3, ये आपका यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। सो यूरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसका स्पाइडर्स का ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये उस चैप्टर से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बदलते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है पेशिया के संकुचन के पश्चात इसका pH क्या होगा। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन के बाद इट्स pH विल बी अम्लीय हो जाता है, बिकम एसिडिक, बी उदासीन हो जाता है, बिकम न्यूट्रल,
सी क्षारीय हो जाता है, बिकम अल्कलाइन, और डी पीएच पर असर नहीं होता कुछ भी, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन पीएच। तो ये एक बहुत अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर से सवाल है, ठीक है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद इसका रीजन बता देता हूँ कि क्यों होगा। सो इसका रीजन है, आंसर आपका होगा ए, आंसर विल बी ए, आंसर होगा आपका ए, ठीक है। ए इज योर करेक्ट आंसर। रीजन क्या है कि आपका एसिडोसिस हो जाता है इसमें, एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या है, इट इफेक्ट्स मसल कॉन्ट्रैक्शंस को ये इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, बाय स्लो कर देता है, बाय स्लोइंग द रेट्स ऑफ मियोसिन। जो मियोसिन होता है उसको, मियोसिन अटैच होता है टू एंड डीअटैच फ्रॉम एक्टिन। ये स्लो कर देता है रेट मियोसिन का अटैचमेंट का और डिटैचमेंट का एक्टिन का। तो एक्टिन और मियोसिन का यहाँ पे जिक्र है, एक्टिन और मियोसिन। साथ ही साथ इसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है लो पीएच पे। लो पीएच यानी एसिडिक पे अप्रॉक्स 6.2 पीएच मान आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एम्पलीट्यूड किस चीज का, तो Ca2+ ट्रांजिट का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, H+ ions may displace Ca2+ ions from the intracellular binding site। इंट्रासेलुलर के बाइंडिंग साइट से आपको यहाँ पे सच एज, उसमें कौन सा करता है, ट्रोपोनिन सी को, एंड अकाउंट फॉर द रिडक्शन इन द फोर्स ऑब्जर्व्ड इन मसल फटीग्स। तो मसल फटीग्स में ये अकाउंट करता है रिडक्शन का। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्शंस के बाद आपका पीएच मान बढ़ जाता है। तो ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था। सबसे पहले तो डिटैचमेंट हो जाता है, स्लो हो जाता है एक्टिन का, और मियोसिन का अटैचमेंट स्लो हो जाता है। ये तो हो गया माइसिन और एक्टिन के ऊपर। फिर उसका लो पीएच हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है Ca2+ का ट्रांजिशन का, जिसकी वजह से H+ का आयंस का डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से Ca2+ इंट्रासेलुलर बाइंडिंग साइट्स पे जैसे ट्रोपोसिन सी पे रिडक्शन करने लगते हैं इन द फोर्स ऑफ मसल फटीग। तो इसके वजह से आपका ए करेक्ट आंसर है, बिकम्स एसिडिक। इसको चैप्टर नंबर अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपका 11th क्लास का ही चैप्टर नंबर है, मसल्स वाला चैप्टर जो है वहाँ पे इसको अच्छा से बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है 6। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य के नेत्र में गोलक को घुमाने वाली पेशियों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ मसल दैट रोटेट्स द आई बॉल इन द मैन इज, एंड द ऑप्शंस आर ए 4, बी 2, सी 3 एंड डी 6। तो आपको बताना है कि जो हमारा आईज में मूवमेंट होता है उस सॉकेट्स में कितने मसल्स होते हैं जो आई बॉल्स को घुमाने में मदद करते हैं। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बताइए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसी टाइप के प्रश्न आपके कभी कभी वन लीनियर प्रश्न आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आई बॉल्स में कितने नंबर ऑफ मसल्स होते हैं जो रोटेशन कराने में मदद करते हैं, ठीक है, घुमाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। तो ये 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के, 6 टाइप्स के होते हैं आपके मसल्स, ठीक है, जो अटैच होते हैं आपके आई से टू मूव कराने में। और ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं आपके आई सॉकेट से, आई का जो सॉकेट होता है वहां से, ठीक है, ऑर्बिट जिसको हम लोग बोलते हैं। और यही काम करवाता है आपका अप डाउन करवाना, आई का अप डाउन मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट, ये सारा आपको करवाता है, ठीक है, टू रोटेट द आई। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो ये था आपका 6 और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी गुड है सभी को जिनका आंसर डी आया है कमेंट बॉक्स में। तो इसी टाइप के प्रश्न आपके आते हैं, तो आपको इसी तरह से पढ़ते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और इसी प्रकार से मैं सब करवा दूंगा। और नहीं देखे हो पिछला प्रीवियस वीडियोस तो 2020 से लेके 2016 तक का क्लास ऑलरेडी हो रखा है, जो कि अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, वो जाके आप लोग देख लेना। केमिस्ट्री और बायो दोनों के लिए चल रहा है।
और फिजिक्स का भी आगे आएगा, ठीक है। तो पूरा आपको साइंस में करवा दूंगा, अच्छे से डिटेल में प्रीवियस ईयर कर लो, 10 से प्लस क्वेश्चंस आराम से होगा जब टॉपिक्स सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी 7। सो वह विकर जो सामान्य कार्य करते हैं पर उनकी आणविक संरचना भिन्न होती है, आणविक संरचना भिन्न होती है यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो एंजाइम दैट डू सिमिलर फंक्शन बट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। ऑप्शन है आइसो एंजाइम्स, को एंजाइम्स, अपो एंजाइम्स एंड डी होलो एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स के ऊपर सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चारों एंजाइम्स का क्या मतलब होता है डिटेल में समझा दूंगा। उससे पहले डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ये डेफिनेशंस के ऊपर पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो कभी एग्जाम्पल बेस्ड आता है क्वेश्चंस, तो कभी डेफिनेशन बेस्ड। तो ये एंजाइम्स का डेफिनेशंस के ऊपर है। तो डेफिनेशन क्या? एंजाइम दैट डू सिमिलर फंक्शन, वैसे विकर जो सामान्य कार्य करते हैं बट उनका आणविक संरचना भिन्न होता है, डिफरेंट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम्स। वैसे को हम लोग कहते हैं आइसो एंजाइम्स। तो ये है इसका डिफिनीशन। जिसको डिफिनीशन याद होगा आइसो एंजाइम्स का तो डायरेक्ट ए डालेगा कि सही आंसर है। आंसर क्या है आपका? सही ए है। करेक्ट आंसर क्या है? ए। बट हम लोग बी सी डी को भी देखेंगे क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अब को एंजाइम क्या होता है? ए तो हमें दिख गया कि आइसो एंजाइम सेम फंक्शन करते हैं बट डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर्स रहता है। को एंजाइम्स क्या होते हैं? तो को एंजाइम्स आपके होते हैं सिंपल मेटल्स, जो आपके मेटल्स होते हैं धातु, प्लस कोफैक्टर, प्लस आपके कोफैक्टर जब जुड़ जाते हैं तो कोएंजाइम्स बनाते हैं। एक बार पुनः बता रहा हूं कि कोएंजाइम्स क्या है? सिंपल मेटल्स, ठीक है, प्लस कोफैक्टर जब ये हो जाते हैं तब उसको हम लोग कोएंजाइम्स बोलते हैं। अपो एंजाइम किसको बोलते हैं? तो कॉन्जुकेटेड एंजाइम्स, कॉन्जुकेटेड एंजाइम्स में से माइनस कर दीजिए, कोफैक्टर को निकाल दीजिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपो एंजाइम्स। एक बार पुनः बता रहा हूं कि एपो एंजाइम्स में कॉन्जुगेटेड एंजाइम माइनस कोफैक्टर कर दीजिएगा तो ये आपको ओपो एंजाइम हो जाएगा। और ये एंजाइम्स वाला बहुत अच्छा चैप्टर है। और लास्ट में होलो एंजाइम किसे कहते हैं? तो सिंपल एंजाइम्स, जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स, उसमें क्या कीजिए? प्लस कोफैक्टर। तो ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया चारों एंजाइम्स का, दैट इज आइसो एंजाइम्स, को एंजाइम्स, अपो एंजाइम्स एंड होलो एंजाइम्स। तो आइसो एंजाइम्स क्या है? सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। को एंजाइम्स क्या है? सिंपल मेटल्स प्लस कोफैक्टर। अपो एंजाइम्स क्या है आपका? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में से घटा दीजिए, निकाल दीजिए कोफैक्टर को, तो उसको अपो एंजाइम्स। और होलो एंजाइम्स क्या है? सिंपल एंजाइम्स प्लस कोफैक्टर्स, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। आइए अब आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेलेटेसिस इज नेसेसरी। तो फैक्टर्स है RH माइनस, मदर RH प्लस, फादर RH माइनस, मदर RH माइनस, फादर RH प्लस एंड मदर RH प्लस। और लास्ट ऑप्शन है आपका फादर आपका RH प्लस एंड मदर RH माइनस। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि होता है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। ये आपका एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि ब्लड ग्रुप्स के RH की वजह से होता है। तो कैसे होता है ये? तो इसका सिंपल आंसर है कि RH नेगेटिव वुमेन, जब RH नेगेटिव महिला जब इम्प्रेग्नेट होती है बाय RH पॉजिटिव मैन, तो जो बच्चा होता है दोनों से, अगर वो RH पॉजिटिव निकले, RH पॉजिटिव बेबी हो, चाइल्ड हो, तब इस केस में इस चाइल्ड को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेलियाटिस से ग्रसित रहेगा। तो उस केस के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये केस होना चाहिए RH नेगेटिव वुमेन, RH पॉजिटिव मैन। तो आपका RH पॉजिटिव चाइल्ड अगर हुआ तो आपका ये कंडीशन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा डिटेल में, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए
पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आईटीआई के प्रीवियस ईयर्स वीआई क्वेश्चंस और साथ ही साथ अदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और भी अदर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर एवं वीवीआई क्वेश्चंस जल्द ही मैं लाने वाला हूं। सो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और 2020 का कट ऑफ क्या है उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो एक बार जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और साथ ही साथ उसका कट ऑफ का मैंने पीडीएफ डाल रखा है पूरा डिटेल में टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां जाके भी आप देख सकते हो कि किस कॉलेज को कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला है, वो कट ऑफ आपका पूरा दे रखा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे, यानी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। साथ में सभी पीडीएफ और क्विजेस मैं शुरू करवाऊंगा जल्दी ही। सो थैंक्स, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगा आज की क्लास आपको तो फीडबैक में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉच।